हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंडर कांस्टेंट कॉस्ट यानी स्थिर लागतों के अंतर्गत जो हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत है उसकी व्याख्या करेंगे। अवसर लागत को उत्पादन संभावना सीमा या रूपांतरण वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना सीमा से क्या तात्पर्य है? उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित दो वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों का बिंदुपथ है जिसे वह राष्ट्र उपलब्ध तकनीकी पर अपने संसाधनों के पूर्ण उपयोग से हासिल कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा वापस सुनिए। उत्पादन संभावना वक्र एक देश के द्वारा उत्पादित दो वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों का बिंदुपथ है जिसे वह राष्ट्र उपलब्ध टेक्नोलॉजी पर अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके प्राप्त कर सकता है। साधनों का पूर्ण उपयोग न करने पर उत्पादन संभावना सीमा के अंदर उत्पादन होता है और उत्पादन संभावना सीमा के बाहर का उत्पादन करने का सामर्थ्य उस देश में तब तक नहीं रहता है जब तक कि वो राष्ट्र अपने टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि यूनाइटेड स्टेट 180 इकाई वीट की और 0 इकाई क्लॉथ की उत्पादन कर सकता है और अगर वह चाहता है कि वीट के उत्पादन में कमी करके क्लॉथ के उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है, तो मान लीजिए कि 150 वीट की इकाई और 20 इकाई कपड़े की वो उत्पादित करता है। ठीक इसी प्रकार फिर 30 इकाई कम करके 120 डब्लू और 40 क्लॉथ की इकाइयाँ इस प्रकार से कम होते होते वह 0 इकाई वीट की और 120 इकाई क्लॉथ की उत्पादित कर सकता है। अर्थात वो प्रत्येक वीट की 30 इकाई के लिए यूनाइटेड स्टेट को जो कपड़े की जो इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है वो है 20 सी, यानी 30 डब्लू बराबर 20 सी। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि वीट की एक इकाई की यूनाइटेड स्टेट के लिए होगी वो होगी 1 डब्लू बराबर 2/3 सी। यानी वीट की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड स्टेट को कपड़े की 2/3 इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा और ये कांस्टेंट रहता है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, इसीलिए इसको कांस्टेंट कॉस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड किंगडम 60 डब्लू और 0 क्लॉथ की इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है, अगर वो 60 डब्लू को कम करके 50 करता है तो 20 इकाइयाँ वो कपड़े की उत्पादित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार वो 50 से कम करके 40 डब्लू करता है तो 40 सी हो जाता है और इसी प्रकार से घटते घटते वो 0 इकाई कपड़े की 0 इकाई वीट की उत्पादित करता है तो 120 इकाई वो क्लॉथ की उत्पादित कर सकता है। अर्थात इसको प्रत्येक 20 इकाई क्लॉथ की जोड़ने के लिए 10 इकाई डब्लू को परित्याग करना पड़ता है, यानी 1 डब्लू बराबर 2 सी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यूनाइटेड किंगडम के लिए कपड़े की वीट की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए 2 सी का परित्याग करना पड़ेगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट को डब्लू की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए 2/3 सी का परित्याग करना पड़ेगा। इसी चीज़ को इस टेबल के अनुसार इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट में वीट और क्लॉथ के उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी वीट और क्लॉथ के उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। जैसे कि वीट
अधिकतम वो 180 इकाई उत्पादित कर सकता है, और जब वो वीट की 180 इकाई का उत्पादन करता है तो क्लॉथ की किसी इकाई का उत्पादन नहीं कर सकता है। अब अगर वो वीट की इकाइयों का उत्पादन कम करता है 180 से 150, 150 से 120, 90, 60 और 30, यानी प्रत्येक 30 का ब्लॉक लिया यहाँ पे, तो प्रत्येक 30 के ब्लॉक पर यहाँ पर जो क्लॉथ हो रहा है वो 20 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। यानी अगर वो 30 इकाई वीट की कम करता है तो 20 इकाई क्लॉथ की बढ़ती है। इसी प्रकार से ये 20, 40, 60, 80, 100 और 120 हो गया। यानी 30W बराबर 20C और 1W बराबर हो जाएगा 2/3C, जो कि ये स्थिर रहता है। यानी उत्पादन का स्तर चाहे 180 हो, चाहे उत्पादन का स्तर 120 हो, चाहे उत्पादन का स्तर 60 हो, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो स्थिर रहती है, इसलिए इसको कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में 60 से लेकर के 0 तक वीट की मात्रा को दर्शाया गया है। प्रत्येक 10 वीट की इकाई को प्राप्त करने के लिए वो क्लॉथ की 20 अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर सकता है। अगर इधर वो 10 इकाइयों का परित्याग करता है तो उधर वो 20 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। यानी 10W बराबर 20C, यानी 1W बराबर 2C हो गया, 1W बराबर 2C हो गया। अब ये जो चीज़ टेबल के अंदर दर्शाई गई है इसको हम फिगर के रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये देखिए 120 है इधर, और इधर ये 180, जो कि इस फिगर्स के अंदर दिया हुआ है। ये 120 क्लॉथ और ये 180 वीट है, तो यहाँ पर भी ये 120 क्लॉथ और 180 हो गया, ये अधिकतम ये मात्रा हो गया। और बीच का अगर कोई सा पॉइंट लें अगर आप, तो 90 और 60 है, तो यहाँ पर देखिए ये 90 और ये 60 हो गया। एक सीधी रेखा खींच दिया, इधर आपने 30 का पैमाना ले लिया, 0 से 30, 60, 90, 120, ठीक है, और इधर आपने 20 का पैमाना ले लिया, और प्रत्येक 30 के ब्लॉक पर आपको क्या वृद्धि हो रही है, 20 की इधर क्लॉथ की वृद्धि हो रही है। और अगर वो वीट की 90 इकाइयों का उत्पादन करता है तो उस अवस्था में वो क्लॉथ की कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, केवल 60 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। अगर वो वीट को कम करता है 60, तो उधर जो है वो क्लॉथ की इकाइयाँ ज़्यादा उत्पादित कर देगा, और अगर वो वीट की इकाइयों की मात्रा बढ़ाता है तो क्लॉथ की इकाइयों की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम का वीट 120 इकाई क्लॉथ की उत्पादित कर सकता है, और वीट की जो है वो 60 इकाई उत्पादित कर सकता है। ये देखिए क्लॉथ की 120 इकाई और वीट की जो है वो 160 इकाई है। प्रत्येक 10 इकाई पर वो जो है 20 का उत्पादन करता है, इसलिए यहाँ पर 20, 40 और 60 दिया हुआ है, और 40 पर वो 40 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। ये देखिए 40 वीट पर 40 का वो उत्पादन कर रहा है। तो ये चीज़ जो होती है उसको हमने सिंपल डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया, जो कि टेबल के अंदर डेटा है उसको हमने डायग्राम के अंदर भी प्रदर्शित कर दिया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। अब उत्पादन संभावना वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो एक कॉम्बिनेशन है वो वीट और क्लॉथ को दर्शाता है कि एक राष्ट्र कितनी मात्रा में वीट और कितनी मात्रा में क्लॉथ का उत्पादन कर सकता है। उत्पादन संभावना सीमा के प्रत्येक बिंदु पर उस राष्ट्र के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले क्लॉथ और वीट की मात्रा को दर्शाया गया है। कुछ न कुछ मात्रा जो होगी वो वीट की और कुछ न कुछ मात्रा जो होगी वो क्लॉथ की दर्शाई गई है। अगर ए पॉइंट लेता है, जैसे कि हमने आपको समझाया अभी, 90W बराबर 60C होगा। ये देखिए 90W बराबर 60C होगा, और यही इस टेबल के अंदर भी है, 90W बराबर 60C होगा। और इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम के लिए 40W बराबर 4C है। ये 40W और ये 40C है, 40W और ये 40C है। तो टेबल में और डायग्राम के अंदर एक ही चीज़ दर्शाई गई है। पॉइंट इनसाइड और बिलो, उत्पादन संभावना सीमा के भीतर या अंदर का कोई भी पॉइंट ये दर्शाता है कि वहाँ पर कुछ संसाधन जो है वो बेकार पड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए उत्पादन संभावना सीमा के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है और उससे कम उत्पादन होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करेंगे, अगर हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करेंगे, तो हम उत्पादन संभावना सीमा की जो लाइन है उस लाइन के ऊपर ही किसी न किसी बिंदु पर उत्पादन कर रहे होंगे। अगर हम अंदर उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब हमने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया है और न ही हमने अपनी टेक्नोलॉजी का बेस्ट जो उपलब्ध उपयोग हो सकता है वो किया है। दूसरी तरफ अगर उत्पादन संभावना सीमा के बाहर
का उत्पादन अगर हम अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए यह है कि टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी स्थिर है तो हम उत्पादन संभावना सीमा के जो रेखा है उसके ऊपर ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाहर का उत्पादन प्राप्त करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के लेवल के अंदर सुधार करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। उसका कारण ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं तो बिना परित्याग किए वो वृद्धि नहीं कर सकते। यानी अगर उनको वीट की मात्रा में वृद्धि करनी है तो क्लॉथ की मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा, और अगर वो क्लॉथ की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें वीट की मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा। बिना किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में परित्याग करना पड़ेगा। चूँकि वो परित्याग की मात्रा स्थिर है, 1 बराबर 2/3 सी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है और 1 बराबर 2 सी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, इसलिए उसको स्थिर लागत की अवधारणा कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र में दोनों राष्ट्र जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाए गए हैं। वो दर्शाता है कि वो स्थिर अवसर लागत को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक एडिशनल वीट की इकाई के लिए यूनाइटेड स्टेट को 2/3 सी का परित्याग करना पड़ेगा और इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम को 2 सी का परित्याग करना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव जो है वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर नहीं हो रहा है। अब ये जो फिगर है वो ये दर्शाता है कि जब व्यापार होता है दोनों राष्ट्रों के बीच में तब क्या स्थिति बनती है। अगर व्यापार होगा दोनों राष्ट्रों के बीच में तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और यूनाइटेड किंगडम जो होगा वो क्लॉथ के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। जब यूनाइटेड स्टेट गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तो मान लीजिए कि वो 180 इकाई गेहूं का उत्पादन करता है। जब वो 180 इकाई गेहूं का उत्पादन करता है और वो अपने पास 110 इकाई अपने पास रख लेता है तो भी उस अवस्था में वो 70 इकाई जो है वो क्लॉथ की उससे प्राप्त कर लेगा, यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उस अवस्था में वो 70W बराबर 70 सी प्राप्त करेगा। 70W बराबर क्या करेगा, वो 70 सी प्राप्त करेगा और 110 अपने कुल 180 इकाई वीट का उत्पादन करता है, उसमें से 110 इकाई का उपभोग वो घरेलू के लिए रख देता है तथा 70 इकाई जो वीट की बचती है उन इकाइयों को वो निर्यात करके उसके बदले में यूनाइटेड किंगडम से क्लॉथ प्राप्त करता है और वो मान लीजिए कि क्लॉथ 70 इकाई के बराबर, इसके अनुसार 70 इकाई के बराबर प्राप्त करता है। ये जो BE रेखा और ये जो BE रेखा है वो दोनों राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन दोनों का ढाल जो है वो बराबर दर्शाया गया है। BE यूनाइटेड स्टेट के अंदर और BE जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इन दोनों रेखाओं का स्लोप जो है वो बराबर है। अब अगर यूनाइटेड किंगडम व्यापार करता है तो वो क्लॉथ के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा और वो 120 इकाइयों का उत्पादन करेगा। अगर वो 50 इकाई तक अपना उत्पादन, अपना घरेलू कंजप्शन रखता है तो उसके पास 70 इकाई बच जाएगी और वो 70 क्लॉथ के बदले में वो 70W प्राप्त कर लेगा। 70 इकाई क्लॉथ का एक्सपोर्ट करके यूनाइटेड स्टेट से 70 इकाई जो है वो वीट की प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के बाद में दोनों राष्ट्रों को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं था तो वो 60 इकाई और 90 वीट का उत्पादन कर रहा था, 90 इकाई वीट की और 60 इकाई क्लॉथ की थी। तो इस अवस्था में वो 20 इकाई तो वीट की ज़्यादा प्राप्त कर रहा है और 10 इकाई वो जो है वो क्लॉथ की ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। और यही हाल यूनाइटेड किंगडम का है। वो 40W बराबर 40 सी कर रहा था पहले, अब वो 40W के स्थान पर वो 70W प्राप्त कर रहा है और 40 सी के जगह वो 50 सी प्राप्त कर रहा है। यानी क्लॉथ की 10 इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन उसको अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है और वीट की जो है वो 40 की तुलना में 70 यानी 30 अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम दोनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद फ़ायदा होता है। यूनाइटेड स्टेट वीट की 20 अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त कर लेता है और यूनाइटेड किंगडम वीट की 30 अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त कर लेता है। यूनाइटेड स्टेट क्लॉथ की 10 अतिरिक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद प्राप्त करता है और यूनाइटेड किंगडम भी 10 अतिरिक्त इकाई
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में प्राप्त कर लेता है। यही चीज़ जो अभी मैं बोला हूँ उसी को पूरा इसके अंदर समझाया गया है। इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड में आपको ए पॉइंट दर्शाया गया था, जो कि शुरुआती फिगर के अंदर भी दर्शाया गया था। 90W बराबर 60C होता है, यानी जब व्यापार नहीं करता है यूनाइटेड स्टेट तो 90 इकाई वीट की और 60 इकाई क्लॉथ की वो उत्पादित करता है, और यूनाइटेड किंगडम 40W वीट की और 40 क्लॉथ की इकाइयों का उत्पादन करता है। लेकिन जब ये ट्रेड होता है तो यूनाइटेड स्टेट स्पेशलाइजेशन करेगा वीट के उत्पादन में, और क्योंकि वीट के उत्पादन में ही उसको कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है, और वो 180 इकाई वीट की और 0 इकाई क्लॉथ का उत्पादन करता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के हिसाब से। और इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम स्पेशलाइजेशन करेगा क्लॉथ के उत्पादन में और 120 इकाई क्लॉथ की जो है वो उत्पादित करेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट 70W फॉर 70C और यूनाइटेड किंगडम जो है 120W और 70C पॉइंट प्राप्त होता है उसका, और यूनाइटेड किंगडम अपना कंजप्शन 70W पर पूरा कर देता है और 50 क्लॉथ पर पूरा कर देता है। ये फिगर के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को कि अगर वो क्लॉथ की 70 इकाइयाँ अगर यूनाइटेड स्टेट 110 वीट की इकाइयों का घरेलू कंजप्शन कर लेता है तो उसके पास जो ये 70 इकाई वीट की बचती है उस 70 इकाई के बदले में वो 70 क्लॉथ की इकाई प्राप्त कर लेगा। और उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम भी अगर 50 क्लॉथ की इकाइयों का घरेलू उपभोग कर लेता है तो उसके बाद में उसके पास 70 क्लॉथ की इकाइयाँ बचती है, उसके बदले में वो 70 वीट की इकाइयाँ प्राप्त कर लेता है। तो यूनाइटेड स्टेट 20W और 10C अतिरिक्त याद करता है, अतिरिक्त प्राप्त कर लेता है व्यापार के कारण, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो 30W और 10C यानी वीट की 30 इकाइयाँ और कपड़े की 10 अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से दोनों राष्ट्रों को लाभ होता है। अगला जो है वो आपके इंक्रीजिंग कॉस्ट का है, वो हम इसके अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।